Good morning, everyone. So, I am Himanshu Sharma, Computer Science fifth semester from Ujjain Engineering College. और आज हम 450dsa.com के सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सेक्शन के 0 to 18 क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 0. फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड अरे. हमें एक सॉर्टेड अरे दी जाएगी, एक टारगेट एलिमेंट दिया रहेगा और उसका फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस को हमें रिटर्न करना है. इसका इम्प्लीमेंटेशन अब आपको तो दिया है कि यहाँ सॉर्टेड है, तो हम सिंपली बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू कई बार रिपीट भी हो सकती है. जैसे यहाँ पर है, अगर हमें 4 सर्च करना है तो 4 रिपीटिंग वैल्यूज है, तो इसका फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस रिटर्न. तो इसके लिए हमारे पास जो जैसे सीपीपी में हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन दिया रहता है, तो उसको उसी चीज को यहाँ मैंने डिफाइन किया है, जिसमें हम बाइनरी सर्च करते हैं उस एलिमेंट को. तो बाइनरी सर्च करने का यही मेथड है. पहले एक मिड फाइंड करेंगे. अगर मिड के बराबर है तो हम मिड को रिटर्न नहीं करेंगे. लोअर बाउंड के लिए अगर मिड के बराबर है टारगेट एलिमेंट, तो अब हम मिड का जो इंडेक्स है उसके लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, क्योंकि हमें उसका पहला अकरेंस ढूंढना है, तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा. और सेम एनालॉजी यहाँ पर हम अपर बाउंड में भी करेंगे. हमें उसका लास्ट अकरेंस ढूंढना है जो अब आखिरी बार आएगा. तो मान लो अगर मिड एलिमेंट पे वो टारगेट वैल्यू है, मिड इंडेक्स पे अगर टारगेट वैल्यू है, तो हमें वो हमेशा अब राइट साइड में मिलेगा. तो ये बाइनरी सर्चिंग है, बस उसमें थोड़ा सा यहाँ जो मिड वाला कंपैरिजन है वहीं पर अल्टर किया है, और ज़्यादा इसमें कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं है. अगर इसको आप खुद समझेंगे तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा. तो यहाँ पर वही लोअर बाउंड ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस अरे जो हमें दिए है 1 2 2 4 करके 6 तक, और 6 का हमको पहला अकरेंस ढूंढना है, तो हम लोअर बाउंड में पास करेंगे, तो उसका इंडेक्स होगा 7, यहाँ पर है. और अपर बाउंड फाइंड कर 6 का, तो अपर बाउंड तो नहीं है, मतलब इसका लास्ट अकरेंस पूरे लास्ट इंडेक्स तक है, तो हम 10th पोजीशन को रिटर्न करेंगे. 10th पोजीशन. और किसी भी नंबर का अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम फाइंड कर लेते हैं, तो उसके काउंट भी फाइंड कर सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, जो कि यहाँ पर 6 के लिए 3. तो इसका बेसिक ध्यान रखना है कि ये एक बाइनरी सर्चिंग है और इसका जो मिड एलिमेंट है उसी पे अल्टर किया है, और कोड वाइज ये बहुत सिमिलर है बाइनरी सर्चिंग. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें फाइंड अ फिक्स्ड पॉइंट वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स इन अ गिवन अरे इन वन बेस्ड इंडेक्सिंग. एक अरे है जो जिसका इंडेक्स हमने 1 से स्टार्ट किया, तो हमें वो एलिमेंट निकालना है जिसका इंडेक्स उस नंबर के बराबर हो. तो ये लीनियर सर्चिंग ही होगी. उस एलिमेंट को जो वैल्यू है उसका 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से कंपेयर करेंगे, जो कि i+1 होगा. अगर इक्वल हुआ तो ऐसा फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो. अगर नहीं होता पूरी अरे में सर्च करने के बाद, तो फॉल्स रिटर्न कर दो. वही चीज़ है इस अरे में. अगर ये अरे दी है और इसमें हमें फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 1 आता, फिक्स्ड पॉइंट फाउंड, तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्च इन अ रोटेटेड अरे. We are given an array which is rotated over a pivot point and we have to find a target value. मतलब ये जैसे थोड़ा है ना, रोटेटेड अरे से हमारा क्या मतलब है? अगर नीचे कोई एग्जांपल हो तो दिखा हाँ दो हाँ उससे। है. इसमें जैसे हमारा जो क्विक सॉर्ट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पिवट बनाते हैं और लेफ्ट साइड में उससे छोटे एलिमेंट्स को रखते हैं और राइट साइड में उससे बड़े एलिमेंट्स को रखते हैं, और पिवट को हम फर्स्ट में अपेंड कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पर 5 हमारा पिवट है, तो पिवट से जितने भी बड़े एलिमेंट है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और पिवट से जो छोटे एलिमेंट्स है वो इधर आ रहे हैं. मतलब रोटेट कर दिया. क्विक सॉर्ट में हम रोटेशन वाइज सॉर्ट करते जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस थी वो लास्ट पे आकर रुक गई। तो देख सकते हैं 5 हमारा पिवट है, 5 6 7 8, और 5 से रोटेट हुआ है, तो 1 2 3 4। तो मतलब ये आधा यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है और यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है, लेकिन ये 5 के रिस्पेक्ट में पूरी अरे रोटेट हो चुकी है। मतलब रोटेशन का ये मतलब है इधर। तो अब हमें ये एलिमेंट इस रोटेटेड अरे में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, हम यहाँ पर बाइनरी सर्च ही करेंगे, लेकिन जब हम मिड फाइंड करते हैं, वो मिड इंडेक्स, तो हम देखते हैं अगर टारगेट वैल्यू मिड इंडेक्स के बराबर है तो उसी को रिटर्न कर दो। लेकिन अब मिड हमारा जो इंडेक्स है वो अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमारा मिड इंडेक्स होगा 8। 8 से हम देखते हैं लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन 8। तो मतलब ये जो अरे है ये प्योर है, इसको हम प्योर कहेंगे। लेकिन इस मिड वैल्यू से हमारा जो राइट साइड है वो स्मॉल है, लेकिन कंप्लीटली सॉर्टेड अरे में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो हम इसको इम्प्योर पार्ट कहेंगे। और ये इम्प्योरिटी क्यों आ रही है? 8 और 1 की वजह से। मतलब इस ब्रेक की वजह से हमारा ये इम्प्योरिटी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। तो वही देखते हैं, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो प्योर हिस्से के अंदर है, मतलब लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन मिड, लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन मिड, और हमारा टारगेट वैल्यू उस प्योर साइड में है, तो वहां पर बाइनरी सर्च करें, वहां पर जाके बाइनरी सर्च करें। लेकिन अगर हमारा लेफ्ट साइड प्योर है 5 और 8, और यहाँ पर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि हमारा जो ये साइड है 5 to 8 ये तो सॉर्टेड होगा, और मान लो अगर हमें 4 फाइंड करना था तो वो इस रेंज में आएगा नहीं। तो मतलब मैं प्योर हूँ लेकिन मेरे अंदर नहीं। तो आप क्या करो, जो मिड के राइट साइड में है तो वहां जाके ढूंढो। तो वही चीज की है, लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू मिड प्लस 1 इंडेक्स। अब दूसरा केस ये होगा कि अगर राइट साइड प्योर है, मतलब मैं यहाँ चेक करूंगा कि जो कौन सा डिवीजन प्योर है। ठीक, अगर राइट साइड प्योर है और राइट साइड इस एलिमेंट को कंटेन करता है, टारगेट उस रेंज के अंदर आता है, तो ठीक है। अब जो सर्चिंग होगा, बाइनरी सर्चिंग, वो मेरे अंदर होगा। लेकिन अगर मैं प्योर हूँ, मेरा राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो पड़ा है मिड से, अगर मैं प्योर हूँ और जो टारगेट वैल्यू है वो मेरे अंदर कंटेन नहीं होती, तो वो पक्का दूसरी साइड हो जो कि इम्प्योर है। तो जो राइट इंडेक्स है वो मिड के पीछे जाके चालू हो जाएगा कंपेयर करना, और ये एक बार लूप खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी बार मिड कैलकुलेट होगा, और वही प्योर, कौन सा प्योर सेक्शन है उसमें फाइंड करें। तो इसमें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो बाइनरी सर्चिंग है, लेकिन अगर हमारा जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता एक प्योर सेक्शन का मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स है वो जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा होना चाहिए, उस प्योर सेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम दूसरे हिस्से में जाके सर्च करें। और जैसे मान लो अगर यहाँ में 4 ढूंढना था, तो 4 इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अब यहाँ से यहाँ सर्च करेगा। तो देखता है कि लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स ये है, और इसका मिड फाइंड होगा 2। 2 से 4 बड़ा है, और ये वाला हिस्सा प्योर है, 2 3 4, तो यहाँ पर सर्च होगा। तो इसका जो मेन एनालिटी है कि आप जो प्योर सेक्शन है उसको समझिए, और जो इम्प्योर है सेक्शन उसको समझना है, और जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर। हमें वी हैव टू रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लर्नर से कि अगर नहीं समझ में आता है प्रोग्राम में कुछ, तो तभी के तभी पूछते जाइए आप लोग, म्यूट म्यूट हटा के, तभी के हाँ, तभी डिफिकल्टी क्लियर कर लीजिए।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच आर लेस देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से उन नंबर, उन परफेक्ट स्क्वायर्स का काउंट रिटर्न करना है जो गिवन नंबर से छोटे हो। मान लीजिए जैसे यहाँ 17 दिया है, 17 से छोटा कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 16 है, 9 है, फिर हमारा 4 है और 1 है। ठीक, तो अ, उसका काउंट 4 हुआ जो यहाँ रिटर्न किया हमने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो रूट फाइंड करेंगे, जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, तो मान लीजिए 17 है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा तो हम उसको फ्लोर में उसका फ्लोर वैल्यू निकालेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करके। तो जैसे 17 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका फ्लोर वैल्यू आएगी 4। तो अब हमें 4 से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक, फ्लोर से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक हमें काउंट करना है वो जितने एलिमेंट। यहाँ फ्लोर इसलिए किया है, जैसे अगर यहाँ पर 16 होता तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेस देन मांगा है ना, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो 16 को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन 16 का अगर हम यहाँ रूट लेते हैं तो वो 4 आएगा, लेकिन जो काउंटिंग प्रोसेस है वो हमारी, वो 4 को भी काउंट कर लेगा। तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि अगर फ्लोर वैल्यू इज इक्वल्स टू रूट, तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे 16 है तो 4 आएगा रूट, फ्लोर वैल्यू भी 4 आएगी, दोनों इक्वल हो गए तो ठीक है, 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 3 से चालू करेंगे, 3 2 1, इनके स्क्वायर्स हो गए 1 4 9, इनको काउंट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर 16 देंगे तो 3 आए, 17 दिया था तो यहाँ 4 आता। क्वेश्चन नंबर 4, find maximum and minimum of an array using minimum number of comparisons। हमें एक अरे में से जो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, जो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है विदाउट विथ लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन से। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर की एनालॉजी देखेंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होगा कि जैसे ये अरे गिवन है, तो हम इसका एक लेफ्ट साइड क्रिएट करेंगे, एक राइट साइड क्रिएट करेंगे, फिर लेफ्ट में करस्पॉन्डिंग मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे। तो जैसे 1000 11 445 ये पहला लेफ्ट पार्ट है, इसमें मिनिमम हो गया 11, मैक्सिमम हो गया 1000, तो ये रिटर्न करेगा मिनिमम मैक्सिमम इसके लिए। फिर राइट साइड में देखेंगे कि इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या है, 1 and 3000, तो ये रिटर्न करेगा। और जो पेरेंट है जो इन दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड को कॉल कर रहा है, उनके मिनिमम्स को कंपेयर करेगा, और जो सबसे छोटा होगा उसको ले लेगा, और जो सबसे बड़ा होगा उन दोनों में से उसको ले लेगा। तो उस प्रोसेस को देखा है, अगर अरे का लेंथ 1, अरे का लेंथ 1 है तो भाई अरे में एक ही एलिमेंट है, तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम हुआ, तो उसको रिटर्न कर दिया मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर अरे का साइज 2 है तो इसमें से दो ही केस है कि अगर पहला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो ये मैक्सिमम मिनिमम रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर रिटर्न कर दो, जो बड़ा है उसको पहले लिखो, जो छोटा है उसको बाद में लिखो। लेकिन अगर 2 से बड़ा है, साइज अगर उसका 2 से बड़ा है, तो क्या करो, एक लेफ्ट साइड में सर्च करो तुम, जो है 0 से मिड प्लस उस इंडेक्स तक, और एक राइट साइड में तुम जाके ढूंढो, तो ये अपने आप को कॉल करेगा, वही चीज है 1011 445, इसका साइज है 3, 3 का मिड होगा यहाँ पर 1, फिर ये साइड कॉल होगा एज अ लेफ्ट, फिर 445 कॉल होगा एज अ राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम मैक्सिमम रिटर्न हो। तो यहाँ रिकर्सिव कॉल होते हुए हमें उसके लेफ्ट साइड के लिए मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, और उसके राइट साइड के लिए भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, और
सबसे बड़ा जो वैल्यू है दोनों मैक्सिमम में से उसको रिटर्न करना है, और दोनों मिनिमम में से जो सबसे छोटा है उसको रिटर्न करना है। तो ये रिकर्सिव कॉलिंग के थ्रू हम मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स में किसी गिवन अरे के लिए रिटर्न कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ पॉइंट टू मिनिमाइज टोटल डिस्टेंस। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह है कि हमें एक लाइन दी रहेगी, जैसे ये है x-y-3 = 0, इस लाइन की इक्वेशन है, और हमारे पास ये गिवन पॉइंट्स है -3 -2, ये -1 0, फिर ये 1 2, ये 3 4, ये पॉइंट्स है। अब हमें इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिससे इन सब का जो डिस्टेंस है, इस गिवन गिवन पॉइंट्स का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, उस डिस्टेंसेस का सम मिनिमम। तो इसको मैथमेटिकली ट्रीट करने के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन हो गई जनरल इक्वेशन y = mx + c, और एक उस लाइन पे हम जैसे एक पॉइंट लेते हैं xy रैंडम पॉइंट, तो उससे जो डिस्टेंसेस हैं उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो ऐसे रिटर्न होगा। इन ये डी फंक्शन में एक्स वाई रिटर्न करें, एक्स वाई पास करेंगे तो हमें वो टोटल डिस्टेंस रिटर्न होगी। और हमें जो दूसरी इक्वेशन दी है लाइन की वो ऐसी है, तो हम यहाँ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल करके, जो हमने M1 M2 में पढ़ा था शायद, उसका इस्तेमाल करके हम फंक्शन क्रिएट करते हैं बाय एडिंग द लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर इक्वेशन। वही है डिस्टेंस की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द लाइन इक्वेशन, और फिर इसका हमने मिनिमा मैक्सिमा फाइंड किया। मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, वो हमें ऐसे ही समझ आ रहा है। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा ऑन लाइन एक्स और वाई, उसकी जो वैल्यूज है वो इस तरह से मिलेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये और कुछ नहीं, गिवन पॉइंट्स का सेंट्रॉइड, मतलब सारे एक्स को प्लस करके नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ वाईस को प्लस करके उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो हम सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर सेंट्रॉइड का कुछ ना कुछ तो यूज है। और लैम्डा की वैल्यूज है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें लैम्डा के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिससे हमें दो वैल्यूज रिटर्न होगी, और उसके हिसाब से एक्स वाई की वैल्यूज आएगी। तो जैसे मैंने एक रैंडम लाइन है y = x-4, और कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं, उनके लिए ग्राफ प्लॉट किया है। तो देख सकते हैं एक पहला क्लस्टर इधर है, दूसरा क्लस्टर इधर है, एक आउटलायर है इधर। इन सब का जो सेंट्रॉइड है वो येलो मार्क है, दिस नो दिस इज ऑरेंज। ठीक, ये फिर इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस लाइन से, तो वो कोइंसाइड करेगा दिस ग्रीन पॉइंट। लेकिन मैं क्या किया था, x = -40 से x = 40 तक मैंने इटरेट किया, और डिस्टेंसेस का सम जो है उसको दूसरे ग्राफ में प्लॉट किया। तो यहाँ देख सकते हैं एक पैराबोलिक तो नहीं है, लेकिन अ काइंड ऑफ पैराबोला। और यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो एट स्लोप = 0, जो कि मिनिमा है, वो होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए वो हमारा ये रेड पॉइंट है। तो एक मोस्ट ऑफ द केसेस सेंट्रॉइड के आसपास ही रहेगा, हमें वहीं से सर्चिंग चालू करनी है। तो हमने सर्चिंग के लिए क्या किया है, हमने जो ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, हमने मशीन लर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, उसका यूज किया है। ग्रेडियंट डिसेंट में ये होता है कि मतलब जो पॉइंट्स है, नए पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम वहां से स्लोप निकालते हैं। और यहाँ पर जो लाइन है, ये वाली लाइन मैंने इमेजिन किया है कि वो इधर है,
और ये जो वैल्यू है वो इटरेशन का नंबर है, वो जब मैंने फाइंड किया था। तो ये वो लाइन है और वो डिस्टेंसेस है। तो हमारा एक्स एक्सिस पे वो लाइन आती है, वाई एक्सिस पे वो डिस्टेंस है। ठीक। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पर है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं यहाँ थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो हमें डेल वाई आ जाएगा। और जो लाइन है उस पे ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के हमारा डेल एक्स आ जाएगा। तो हम इसकी मदद से यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। और हमारा जो लैग्रेंजेस में, तो वो हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है, उसमें जो हमारा नया पॉइंट आता है वो इसी स्लोप का यूज करके मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर हमने की है कि जो स्लोप है, स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट पे रिटर्न करने के लिए हम डेल्टा, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, हम एज अ पास करेंगे इसको कि हमने कितने कौन से मतलब कितने डिफरेंस से हमें वो स्लोप फाइंड करना है। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ऑन लेफ्ट साइड, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे, और वहां से फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे जो कि डिस्टेंसेस का सम है। तो लेफ्ट साइड के लिए वो एल डी में आएगा और राइट साइड के लिए आर डी में आएगा। तो हमने वहाँ उस पॉइंट के लिए स्लोप रिटर्न कर दिया। ठीक। और यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट में वो बार बार कॉल होता है। तो जो हमारा आर्बिट्री पॉइंट है ऑन लाइन, आर्बिट्री पॉइंट यहाँ से ऑन लाइन पे से हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू चेंज लाएंगे और उसके लिए रिस्पेक्टिव न्यू वाई कैलकुलेट करें। और देखते हैं कि अगर एक पॉइंट पे आके हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो कुछ चेंज हमें नहीं दे रहा, तो मतलब हमारा जो स्लोप है वो जीरो है। तो हम ऑलरेडी मिनिमम पे आ चुके हैं ग्राफ पे। तो हम उसी चीज को रिटर्न करें। तो दिमाग में यही रखना है कि हम यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करें। अब ये पॉइंट, ये इशू है कि अब हम ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बेस केस लेके चलना पड़ता है। तो वही चीज की है मैंने। यहाँ पर मैं सेंट्रॉइड से स्टार्ट करूँ, सेंट्रॉइड से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा मेरी लाइन के लिए, सेंट्रॉइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो ग्रीन ग्रीन पे कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से सर्चिंग चालू करूंगा, क्योंकि ये बहुत नियर है उस रिक्वायर्ड पॉइंट हमेशा से। तो मैंने क्लस्टर के लिए पूरे मतलब गिवन पॉइंट्स के लिए मैंने सेंट्रॉइड फाइंड किया। फिर मैंने उस सेंट्रॉइड से पास होने वाला परपेंडिकुलर फाइंड किया और उसके रिस्पेक्ट में मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं गिवन पॉइंट्स के लिए ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू उस पॉइंट को निकालूंगा जिसने हमें जो डिस्टेंसेस का सम है वो मिनिमम दिया। तो जो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, मेरे लाइन का स्लोप है 1, इंटरसेप्ट इज -3। जो हमारी ये वाली लाइन है, बस यहाँ जो वैल्यू है वो 3 है। हमारा स्लोप है 1, इंटरसेप्ट इज -3, एंड प्रिसीजन जो है वो 5 है। वो लाइन प्रिसीजन का हमारा इंटरसेप्ट तो माइनस, इंटरसेप्ट कितना है उसका? -3 कैसे आएगा? dy बाई dx ना, तो कितना आएगा उसका? टेन थीटा सर कितना? इंटरसेप्ट ना, इंटरसेप्ट हाँ ठीक है चलो। वो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है -4 पे। मतलब ये वाले ग्राफ में अगर देख रहे हैं तो मतलब कंफ्यूज हो रहा होगा, यहाँ -40 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये है ना कि यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, तो रफली यहाँ पर -4 पे वो कट हो रहा है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पे -4 पे वो टच कर रहा है, तो उसका इंटरसेप्ट है -4 उस केस के लिए। तो हमारा जो गिवन केस है वो ये है कि हमारा लाइन का स्लोप है 1, इंटरसेप्ट इज -3, और जो प्रिसीजन है हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वो 5 डेसिमल प्लेस तक जाएगी।
ठीक, तो पॉइंट्स हमें दे दिए, हमें लाइन भी पास कर दी। तो अब ये उसके लिए वो उस पॉइंट को फाइंड करेगा जिसने हमें डिस्टेंसेस का सब मिनिमम दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये जितनी बार मैंने ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल किया वो मैंने मिनिमम फाइंड करने के लिए, उतनी बार ये प्रिंट हो रहा है। लास्ट में जाके देख सकते हैं उसने 0 रिटर्न किया, क्योंकि मैं मतलब लोअर लोअर पार्ट ऑफ ग्राफ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो अब वो आगे इटरेट करने की जरूरत नहीं है, तो रिटर्न कर देता है रिजल्ट। तो जो मेरा रिजल्ट आया वो 20.76 है, और 0.2 - 1, और ऑनलाइन जो दिया था वो इस तरह से है, तो काफ़ी एक्यूरेट है उसके हिसाब से। तो मतलब इसके पीछे यही ध्यान रखना है, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट है। अगर ग्रेडियंट डिसेंट मालूम है क्या है, तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेंट्रॉइड से जो पास होने वाला परपेंडिकुलर है, सेंट्रॉइड से जो पास होने वाला परपेंडिकुलर है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट करना है उस ग्राफ का मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर इन यार ये जो क्वेश्चन अपन ने ग्रेडियंट डिसेंट वाला किया है, ये किसी ने किसी कंपनी के टेस्ट में कहीं देखा है या किसी वेबसाइट पे देखा है? क्योंकि सर मेरे को लग रहा वेबसाइट है। वेबसाइट पे उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया था, उन्होंने क्या किया था कि ये जो ग्राफ है ना, इसका हाँ एक लेफ्ट साइड राइट साइड लिया, और दो मिड फाइंड किए, 2/3, एक 1/3 एक 2/3 पे। मिड हम क्या करते हैं ना कि लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करते हैं, उन्होंने बाय 3 कर दिया, तो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। और उसके हाँ रिस्पेक्ट में देखा कि कहाँ पर ये जो वैली है, एग्जिस्ट वैली है, वो कहाँ पर आ रही हाँ। है। तो उनके में था कि वो मतलब नैरो करते जा रहे सर्चिंग। तो मैंने क्या किया कि भाई ऐसी सर्चिंग क्यों करना है, एक सेंट्रॉइड के पास ही मिलता है, तो वहीं से ग्रेडियंट डिसेंट कर दो। अपना ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा मतलब डिसेंट एल्गोरिदम है फाइंड करने का, तो उसी का यूज किया है। नहीं, मैंने ये पूछ रहा हूँ कि किसी ने इसको किसी कंपनी के इंटरव्यू में या किसी वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ देखा है कि इस कंपनी में पूछा गया है? सर जहां तक तो ये वाले नहीं पूछते सर क्वेश्चन। हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। हाँ सर। पर क्योंकि है ना, फिर भी अगर कभी आ गया है और कर दिया आपने तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है। तो वैसे मुश्किल है वो क्वेश्चन आना बहुत। चलो दूसरा करते हैं, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 6, find the repeating and missing number in an array of size n filled with distinct n-1 number except one number is repeated in array। मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा स्टेटमेंट है कि हमारे पास साइज दी है 4 की, अरे की 4 है, और इसमें n-1 मतलब 3 डिस्टिंक्ट नंबर का यूज हो रहा है, और एक नंबर रिपीट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 2 3 है और 2 रिपीट कर रहा है। ठीक, और अगर 2 रिपीट नहीं होता तो यहाँ पर 3 आता और यहाँ पर 4 आता। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समीशन वाला है कि साइज दी है 4, साइज दी नहीं, है पर इसमें 4। निकालना क्या है? मतलब 4 एलिमेंट है, 3 यूज कर रहे हैं, 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। पर हाँ फाइनल ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा? उस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रिटर्न करो, और जो नंबर मिसिंग है उसको रिटर्न करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई सीधे सीधे जाएगा तो या तो हैश मैप का यूज कर लेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम सम करके भी निकाल सकते। तो जैसे अगर साइज दी है 4, तो मैं 3 का सम करूँ, 3 का टोटल सम निकालूंगा और उससे माइनस कर दूंगा इस अरे के टोटल सम से, तो हमें ऑटोमेटिकली रिपीटिंग एलिमेंट मिल जाएगा। अगर वो मिल गया तो फिर उसके मदद से हम लोग जो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बस मैथ्स का यूज करके वो प्लस माइनस वही चीज है यहाँ पे। ये मतलब ये वाला जो चीज है, ये और कुछ नहीं, n × n+1/2 जो है समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और फिर यहाँ पर समीशन ऑफ
फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर्स, और जो रिपीटिंग वैल्यू है उसमें ऐड करना है माइनस टोटल करके, तो हमें मिसिंग और रिपीटिंग नंबर मिलेगा। मतलब इसके मतलब अगर ऑन पेपर जब तक नहीं करेगा कोई इसको, मतलब जल्दी समझ नहीं पाया, ऑन पेपर करके ही समझ पाएगा कोई। मतलब ये n × n+1/2 काय का फॉर्मूला है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला? सर समीशन है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वही हुआ ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हाँ, ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब 1 2 3 4 अप टू n, इन सब का सम करके वापस करता है। हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है ना भाई, 1 के हाँ डिफरेंस में। हाँ, ठीक है, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट साइज इनटू करके डिवाइड करने का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट। यहाँ जो मेजॉरिटी टर्म है इस तरह से डिफाइंड है कि एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम। एक अरे है जिसके अंदर एक वैल्यू है जो n/2 टाइम से ज्यादा अकर करती है। जैसे यहाँ पर 3 1 3 3 2, इस अरे का साइज है अपना 5, 5 का आधा कितना 2.5, और 3 आ रहा है 3 बार, तो यहाँ मेजॉरिटी एलिमेंट है 3, तो उसको रिटर्न करो। तो यहाँ मैंने हैश मैप का यूज किया, तो अगर मेरा आयत वैल्यू, मैं इटरेट करते हुए जाता हूँ, अगर मेरा आयत वैल्यू मैप में एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है तो ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं, तो उसका पहला अकरेंस नोट कर लूँ। लेकिन अगर हैश मैप के अंदर मेरा ये वैल्यू है तो उसका काउंट बढ़ा दो +1 से, और उसी समय देख लो कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो काउंट है वो मेरी अरे की साइज के आधे से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो भाई मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया, अगर नहीं है तो वापस जाके फिर से चेक, फिर से अगले नंबर पे इटरेशन करो। तो मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट है n/2 टाइम से ज्यादा आ गया तो अब कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जो n/2 से टाइम से n/2 से ज्यादा आएगा। तो जैसे यहाँ पर 3 है, अगर ये 3 बार आ गया तो अब ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं होगा कि जो 2 से ज्यादा बार आए, तो उसी को रिटर्न कर देंगे। जो हमारा पहला एलिमेंट है जो इस कंडीशन को ब्रेक कर देगा उसी को हम रिटर्न करते हैं। तो इस केस में 3। क्वेश्चन नंबर 8, सर्चिंग इन अरे where adjacent element differ by at most k। एक अरे दी रहेगी जैसे यहाँ पर है 20 40 50 70 60, और इनके जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा +20 +20 या फिर -20 में वेरी करें। तो जैसे 20 देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मैक्सिमम +20 किया तो 40 आ गया, और जो हमारा +20 -20 का जो इंटरवल है उसका यूज करके हम 50 तक पहुंचे। 50 से हम मैक्स टू मैक्स 70 जा सकते हैं, तो वहाँ 70 पे आए। अब 70 में मैंने 0 प्लस किया तो -20 +20 के रेंज में है, ठीक है, वैलिड है। 70 से मैं मैक्सिमम -20 या +20 कर सकता हूँ, तो 60 तक आता हूँ, तो ये भी वैलिड है। तो ऐसा स्टेप दिखा रहा है कि जो अगला एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 20 प्लस करके बना है या कम से कम 20 माइनस करके बना। तो हमें एक एलिमेंट है जैसे 60, इस अरे के अंदर हमें 60 फाइंड करना है, और इस अरे में जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट है उनके मैक्सिमम डिफरेंस होगा 20। तो मैंने क्या किया कि इटरेट करूंगा उस अरे के ऊपर, और अगर इटरेशन के स्टेप यार अगर भाई हिमांशु, ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन ही क्या है, मतलब क्या चाहते हो तुम? और
क्या करेंगे और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और क्या निकालना है इसमें। हाँ। तो ये जैसे अरे दिया है एल, जो समझ में आया। हम्म। हाँ इस अरे के जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना सर, वो ज्यादा हाँ, से ज्यादा 20 प्लस करके आ रहा होगा, या 20 माइनस करके आ रहा होगा, राइट। 20 माइनस करके आ रहा होगा। तो फिर ये उससे ज्यादा 70 डेविएशन 70 नहीं कैसे है? रहेगा। 70 हाँ, 70 कैसे आ गया ये? तो सर -20 +20 के रेंज में आ रहा है ना। मैं अच्छा, ज्यादा से 20। ज्यादा ऐसा, तो बीच में कुछ हाँ भी हाँ जोड़ सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 भी प्लस कर सकता हूँ, 19 भी प्लस कर सकता हूँ, लेकिन 21 नहीं ऐड कर सकता क्योंकि मेरी लिमिट है 20। मैं कम अच्छा से अच्छा कम अच्छा। -20 जा सकता हूँ या -4 जा सकता हूँ, लेकिन -30 नहीं जा सकता क्योंकि वो रेंज से ठीक है, बाहर तो ये चला। अरे समझ में आया। अब इसमें निकाल के क्या देना है उसको? हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है इस अरे के अंदर। इस अरे में कहाँ पे, उसका इंडेक्स कहाँ पे? हाँ, उस इंडेक्स को फाइंड करना तो वो तो सिंपल है यार, वो तो एक आध मेथड मिल जाएगी उसकी फाइंड करने की। है। नहीं सर, तो कोई सोचेगा उसको लीनियरली सर्च करने का, लेकिन ये हाँ सॉर्टेड तो नहीं है ना। हाँ 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 सॉर्टेड नहीं है, तो हम हाँ बाइनरी सर्चिंग तो कर नहीं सकते। हाँ तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर करंट एलिमेंट मान लो मेरे टारगेट से सेम है तो उसको रिटर्न कर। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम चेक करते हैं कि भाई मेरे से अगर जो अपर रेंज है उसको प्लस कर दिया, मान लो जैसे 20 है, 20 इसमें अगर मैं 20 प्लस भी कर दूं तो मैं 60 तक तो नहीं पहुंच सकता, है ना सर। मैं 60 तक तो कभी नहीं पहुंच सकता। तो मैं हाँ, ठीक है। अगला, हाँ, तो अगले एलिमेंट को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप आगे चला जाता हूँ। हाँ मतलब जैसे 20 है, इसमें अगर मुझे हाँ, तो देखना थोड़ी है कि ये इंटेलिजेंस मेरे लगा 60 दिया है से सेम उसमें, है। ठीक है, अच्छी बात। हाँ हाँ, तो मैं जो अगला जो स्टेप है उसको 1 से बढ़ा, 1 से ज्यादा स्टेप ले सकता हूँ। तो हाँ हाँ वही हाँ चीज हाँ देखा है यहाँ पर, अगर करंट हाँ एलिमेंट से डिफरेंस प्लस कर दिया और टारगेट से छोटा है, तो मतलब मैं अगले स्टेप पे तो करता ही नहीं पहुंचूंगा। तो मैं क्या करता हाँ हूँ, टारगेट एलिमेंट से करंट को माइनस करूंगा और अगली इंडेक्स फाइंड करने के लिए डिफरेंस से उसको डिवाइड कर दूंगा। हाँ, बहुत ट्रिकी तो क्वेश्चन 20 है। माइनस, हाँ 20 माइनस नहीं, मतलब 60 -20 अपना 40 आता है। 40 को 20 से बाय इंटीजर डिवाइड करेंगे तो अपना 2 आएगा। तो हम आई को +1 करने के बजाय अब +2 करेंगे, तो हम डायरेक्ट 50 पे आ गए। तो अब 50 से देखेंगे कि मैं अगर 50 में मैक्सिमम 20 ऐड कर दूं तो मैं क्या 70 पहुंच सकता हूँ, मतलब 60 क्या। 60। हाँ, 60 पहुंच सकता हूँ। तो हाँ, पहुंच सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा अगला एलिमेंट 60 होगा। पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगला स्टेप में कि यहाँ पर 60 मिलेगा। फिर यहाँ से देखता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आगे मिलने की 60, तो है तो यहीं पर आ जाऊंगा। यहाँ से है तो हाँ यहाँ पर आऊंगा, तो देखता हूँ कि ये तो सेम हो गया तो मैं 60 को ही रिटर्न कर देता हूँ। हम्म। मतलब थोड़ा करंट से ट्रिकी जो, क्वेश्चन है। हाँ, मतलब समझ में तो आया ना ये वाला। हाँ, मेरे तो आया, बाकी भाई लोगों के आया कि नहीं मालूम नहीं। इसमें जो हमें फाइंड करना है वो 20 और 60 की वैल्यू है ना अरे में। नहीं 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 नहीं, 20 वो मैक्सिमम डिफरेंस है जो एग्जिस्ट ओके, करेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है। और 60 फिर? 60 फाइंड करना है इस सारे के अंदर। अच्छा, और अगर हमें 40 फाइंड करना होता तो फिर कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ 40 फाइंड करना है, 40, तो हाँ, ये करंट एलिमेंट है 20। मैं I0 से स्टार्ट करता हूँ ना, तो 40 फाइंड करना है। डिफरेंस है हमारा 20, करंट एलिमेंट है 40, डिफरेंस है 20, तो ये 60 है। तो मतलब जिसको फाइंड करना है उससे ओवरशूट हो गया, ओके। तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा अगला एलिमेंट ही 40 हो जाए। अच्छा, वो ठीक है। 40 करके दिखाओ, उसको चलन करके दिखाओ 40 करके। हाँ, इंडेक्स 1 आ गया है उसका। इंडेक्स 1 आया और एक स्टेप पे आएगा क्योंकि मैंने 50 20 से डालो अभी। देखा, 55 डालो, 55 डालो, देखेंगे क्या होता एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। है। तो हाँ, अच्छा इंडेक्स नहीं है। 55 55। हाँ हाँ, नहीं कर रहा, बराबर काम कर रहा है।
बस अब मेरे को यही कंसर्न है कि भाई लोग बहन लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हैं। जागृति, आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? मेरे को गारंटी है सबके समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग चुपचाप बैठे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। ये कंसर्न है मेरे को। सर जब तक उसको चला के नहीं अपन प्रोग्राम देखेंगे जब तक सर कुछ नहीं समझ आएगा। अरे मैडम, पर अभी जितना क्लियर कर सकते हो, सामने वाला इतना अच्छा समझा रहा है, वो तो क्लियर कर लो। यहाँ क्या हो सकता है जितना जल्दी, यहाँ क्या हो सकता, यहीं के यहीं जितना ज्यादा समझ में आए उतना घर पे कम काम पड़ेगा ना। इतना अच्छा सर समझा रहा है ये सामने वाला। हाँ सर उसने समझाया अच्छे से, बाकी उसको एक बार अपन रिपीट करके देखना हाँ, पड़ेगा सर रिपीट करेंगे क्या मैडम, पर प्रॉब्लम आ यहीं रही है। यहीं के यहीं जितना क्लियर हो सकता है कर लो। ठीक है, ओके। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ पेयर विथ गिवन डिफरेंस। एक अरे दिया रहेगा और इसमें हमें एक वो पेयर फाइंड करना है जिसका डिफरेंस 75 हो इस केस के। तो मैं क्या करता हूँ, एक हैश मैप डिक्लेयर करता हूँ और इसको लीनियर सर्च करेंगे। तो देखता हूँ कि अगर करंट जो वैल्यू है टारगेट डिफरेंस में माइनस करके अगर मेरा हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वो पेयर है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो तुम हैश मैप में इस करंट वैल्यू को डाल दो। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम जैसे 5 से स्टार्ट करें, ठीक, 5। तो मैं देखता हूँ 75 एग्जिस्ट करता है, मतलब 75 जो डिफरेंस है वो देने के लिए अपने को चाहिए 80। 80 एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में? 80 अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले पे ही हूँ। तो ठीक है, तो मेरे को ही डाल दो, क्योंकि अगर आगे चल के 80 आएगा तो उसके साथ जो डिफरेंस देने वाला है वो 5 होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को फाइंड कर देगा, मुझे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही है, अगर 5 मैंने देखता हूँ इसका अपोजिट पेयर मिलता है, नहीं मिलता तो इस करंट वैल्यू को मैंने मैप के अंदर डाल दिया, और अगर मिलता है तो उसको रिटर्न कर दो। तो मैंने आई को पूरे अरे पे इटरेट किया है, आई इक्वल्स टू 5, टारगेट डिफरेंस 75, और अगर इसका ऑपोजिट पेयर एग्जिस्ट करता है हैश मैप में तो उसको रिटर्न कर दो। तो अब जैसे 20 पे आते हैं, तो 20 के साथ 75 डिफरेंस देने वाला कौन होगा? 95। 95 एग्जिस्ट कर रहा है अभी के लिए? नहीं। तो मुझे इंसर्ट कर दो, क्योंकि अगर आगे चल के 95 आता है तो वो ऑटोमेटिकली हैश मैप में 20 ढूंढेगा, क्योंकि 95 है और 75 डिफरेंस देना है, तो सिर्फ 20 है जो ये डिफरेंस दे सकता है। तो मैं 20 देखता हूँ कि मैप में है क्या, तब मैं रिटर्न करूँगा। तो अब 30 आता है, 3 आता है, 3 के साथ ये डिफरेंस देने वाला कौन है? 78। तो अभी तक 78 आया नहीं, तो मुझे मुझे ही डाल दो मैप के अंदर। ऐसे करते करते 80 पे आएंगे। 80 देखते हैं, अगर इसका ऑपोजिट पेयर होगा 5, तो मैंने अभी तक 5 देखा क्या? हाँ देखा। तो उसको रिटर्न कर दो कि हाँ ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब लीनियर सर्चिंग के थ्रू हमने देखा कि अगर इसका ऑपोजिट पेयर एग्जिस्ट कर रहा है मैप के अंदर तब रिटर्न कर, नहीं कर रहा तब लास्ट एलिमेंट तक जाके ये जो लूप है वो खत्म हो जाएगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो जो नीचे है उसको 170 करो तो देखेंगे। फाइंड पेयर 170, 70 70 70 70 करो भाई, वो 70 170 नहीं, सिर्फ 70। हाँ 70, या आप देखो। हाँ ठीक है, ठीक। सब पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, और थोड़ा अगर आपको पता हो तो हैश मैप जो हमारे नॉन कंप्यूटर साइंस के भाई लोग हैं उनके लिए बता दो, हैश मैप अगर मालूम मतलब हो अभी तो। हैश मैप का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2, तो 2 का हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं हैश फंक्शन में डालूंगा। हैश फंक्शन से एक वैल्यू जनरेट होती है जो यूनिक होती है। जैसे मैंने अगर हैश फंक्शन में 20 पास किया तो एक बड़ी लंबी से वैल्यू दे देगा, तो वो 20 के लिए हमेशा यूनिक होगा।
तो अब जो हमारा जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या करता है, एक हैश फंक्शन के हिसाब से पास किए हुए वैल्यू के लिए एक इंडेक्स जनरेट करता है, और उस इंडेक्स पे एक अलोकेटेड मेमोरी पे उस वैल्यू को पास पुट कर देता है। तो हमारा जो पाइथन में जो हम इसको डिक्शनरी बोलते हैं, तो डिक्शनरी के लिए जो इन्होंने अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिया है, उसका जो सिमिलरिटी है वो अपने सीसीपी के मैप की तरह भी है, वो अनऑर्डर्ड मैप की तरह। तो उसमें जैसे 20 है, 20 अगर हैश फंक्शन में डालेंगे तो उसके हिसाब से वो इंडेक्स जनरेट करेगा, और वो इंडेक्स इस डिक्शनरी के अंदर ढूंढेगा। अगर ऐसा इंडेक्स पे कोई वैल्यू डली हुई है तो उसको रिटर्न कर देगा, और नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब यूनिक एलोकेशन हर एक ऑब्जेक्ट, हैश मैप का यही फंडा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो एक यूनिक लोकेशन को निकाल के देता है। और हमारा वही हैश फंक्शन आइडियल है जिसमें कोलिजन कम से कम, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे 20 और 80 के लिए सेम इंडेक्स देगा 4। तो ऐसा कोलिजन जिसमें कम होगा वो हमारा आइडियल हैश फंक्शन है। उस हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं। हैश फंक्शन का मतलब ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, और इसका ऑनलाइन मटेरियल भी अच्छा सा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है। इसमें जो ये 2 बार 5 है तो इन दोनों का हैश फंक्शन सेम रहेगा आई गेस, हाँ, कि इनका। दो बार दोनों 5 है तो इनका हैश फंक्शन सेम रहेगा। ओके। ऑब्जेक्ट सेम है ना, 5 5 ऑब्जेक्ट सेम है, इनका हैश वैल्यू भी सेम आएगा। लेकिन अगर 5 20 है तो ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट, तो इनका हैश वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। और उस हैश वैल्यू से हमारा एक इंडेक्स जनरेट होगा, और जो हमारा डिक्शनरी है उसके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो भर देगा। तो जैसे 5 के लिए जनरेट हुआ मान लो 4, और 20 के लिए जनरेट हुआ 1, तो 5 को 4th इंडेक्स, 20 को 1 पहले इंडेक्स पे डाल देगा। ऐसे करता है वो, 1 to 1 रिलेशन बनाता है। ओके, थैंक यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 4 एलिमेंट दैट सम टू अ गिवन वैल्यू। तो मैं इसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद भी लेना ठीक समझूंगा, तो उसको स्किप करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम सम दैट नो टू एलिमेंट आर एडजेसेंट। मतलब इसमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है अरे में से जिनका सम मैक्सिमम हो लेकिन वो एडजेसेंट ना हो। जैसे यहाँ पर है 505, तो इसका सम है 110, लेकिन 5 105 कभी भी एडजेसेंट नहीं है। इनके बीच में एक एलिमेंट का डिफरेंस है, या दो एलिमेंट का डिफरेंस है। यहाँ का 5, यहाँ का 100 और यहाँ का 5, इनके बीच में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 का डिफरेंस। ये कभी भी कंटिन्यूस हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, एक या एक से ज्यादा का हमें गैप छोड़ना पड़ेगा। तो तो इस केस इसका में 105 विल बी द मैक्सिमम सम, राइट? नहीं 110 मतलब तो एडजेसेंट हो गए, 110 तो एडजेसेंट हो गए, तो 105 जो है वो मैक्सिमम रहेगा, राइट? सर मतलब यहाँ पर जो एडजेसेंट है, हाँ मतलब समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, क्या वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम, राइट? हाँ, और जिन नंबर को सिलेक्ट किया है वो एडजेसेंट ना हो। हाँ, तो अगर एडजेसेंट में लेता हूँ तो 110 आता है जो कि वैलिड नहीं होगा। तो मेरे को हाँ अगर नेक्स्ट लेना है तो 105 विल बी माय आंसर, राइट? हाँ, नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, यहाँ पर हाँ, तो मैंने वही किया ना 105 हो जैसे। गया ना। हाँ अंशु, एक बार इस उसको रन करके दिखा देना ना प्लीज, सेम एग्जांपल के लिए। हाँ मतलब इसका मतलब ऊपरी समझ लेंगे तभी कोड भी समझ आएगा, इसलिए थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे अगर 5 यहाँ सिलेक्ट किया मैंने, तो मैं नेक्स्ट 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं 10 को या 100 को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, मैं कभी भी कंटिन्यूस को नहीं सिलेक्ट करूँ, एक एक छोड़ दूंगा हमेशा। तो इनिट को तो मतलब मैंने हैश मैप को एम्प्टी करने के लिए इस्तेमाल किया।
तो हमारा जो फंक्शन है वो देखता है कि अगर जो वर्किंग इंडेक्स है, ये इंडेक्स मतलब हमारे अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, अगर दिस इंडेक्स इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ अरे तो ये वैलिड नहीं है। इक्वल टू भी होगा या बड़ा भी होगा तो वैलिड नहीं, क्योंकि इंडेक्स तो -1 तक जाता है ना। तो वर्किंग इंडेक्स अगर हमारा इससे बड़ा या बराबर है तो हम 0 रिटर्न करते हैं। जो अभी तक का हमें सम मिला है उसको हम मानेंगे कि 0 है। अगर हमारा वर्किंग इंडेक्स ऐसा कोई इशू नहीं देता तो हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए छोटे हैं हैशमार्क वाला, हम क्या करते हैं करंट में वर्किंग इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे अपने आप को कॉल करेंगे आई या 2 स्टेप पे या 3 स्टेप पे। मतलब इसका ये है कि मेरा जो पहला कॉल होगा वो 5 पे होगा। तो अब मुझे यहाँ से नॉन एडजेसेंट एलिमेंट कौन है, 10 है 100 है, 10 है 100 है, ये वाला 10 भी है ये वाला 5 भी है, लेकिन मैं इनको क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये जैसे अरे है, ये I 2 और 3 लेगा, 4 तक जा रहा है ना, तो हम सिर्फ 10 और 100 को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगले 10 और 5 को तो नहीं कर रहे। तो मतलब ये आपको एक बार खुद करके देखना होगा। जैसे मान लो अगर आप घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या फिर मंदिर की भी सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जो सबसे निचला पायदान है, निचला पायदान है, वहां से आप कभी भी कंटिन्यूस स्टेप नहीं ले सकते, एक छोड़ के या 2 छोड़ के ही लो। और आपको बोला मैंने कि इस मेथड से आप सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो करो, और लेकिन उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जब कंबाइन करोगे चढ़ने का, तो आपकी सारी स्टेप पे पैर एक बार रखा होना चाहिए। तो यहाँ से या तो मैं 1 स्टेप लूंगा या तो यहाँ से 2 स्टेप लूंगा, और फिर ये वाले 10 से या तो एक स्टेप लूंगा यहाँ या 2 स्टेप लूंगा यहाँ। फिर जो हमारा दूसरा केस था 100 से यहाँ पर ये वाला स्टेप। तो मतलब मैक्स टू मैक्स मैं सभी को कवर कर। तो मैक्सिमम क्या है, आइदर 1 और 2 स्टेप ही ले सकते हैं, 3 स्टेप नहीं ले सकते क्या? मतलब जैसे मैं फर्स्ट वाले 5 पे हूँ, 0 वाले 5 हाँ पे, हाँ हाँ ये तो वाला। मैं 10 100 और अगला वाला 10 भी तो ले सकता हूँ। सर वही बात हो गई ना, मतलब हमारा जो इटरेशन है वो बार बार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो मतलब सबसेट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, वो एक ही सॉल्यूशन बार बार रिटर्न करेगा तो उसको काउंट। अगर जो अगला वाला एलिमेंट है वो 110 होता है, हाँ तब 100 तब के वही अगला वाला बात हुई ना एलिमेंट कि 110 होता, तब क्या करते? तब ये वाला जो 10 है ये वाला अगला स्टेप लेता ना, तो ये कंसिडर हो जाता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक क्योंकि हम कंटिन्यूस तो ले नहीं सकते, 100 के बाद ठीक अगर है। 110 है तो हम 110 को तो ले ही नहीं सकते। तो हमें एक वो एलिमेंट ढूंढना है जो मतलब एडजेसेंट भी ना हो लेकिन बड़ा भी हो, तो वो 10 यहाँ उस 110 को ले ले। तो अगर आप ठीक है, 2 स्टेप लो या 3 स्टेप लो तो आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कवर होते हैं, सारे के सारे। ये आपको अगर घर पे भी खुद भी करके देखोगे सीढ़ियों के ऊपर तो सही रहेगा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है एक तरह से। तो मैं वही चीज करता हूँ कि मैं 2 स्टेप लूंगा 3 स्टेप लूंगा और फिर इस फंक्शन को कॉल करूंगा उसको। तब मैं क्या करता हूँ, ये कॉल करने के बाद मुझे एक वैल्यू रिटर्न होती है कि भाई जब इसने 2 स्टेप लिए तो इसके यहाँ पर मैक्सिमम क्या था। तो उस मैक्सिमम को स्टोर किया मैंने। फिर आई मेरा जब 3 होगा तो मैं वो भी रिटर्न करेगा ना मैक्सिमम, कि उसके स्टेट स्पेस ट्री में मैक्सिमम क्या था। तो उसी के लिए मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो अभी तक का जो रिटर्न वैल्यू में मैक्सिमम उसको स्टोर कर लेता हूँ कि भाई जब इन दोनों ने अपने स्टेट स्पेस ट्री में ट्रेवर्स किया तो इनके लिए मैक्सिमम क्या था, तो उसको मैक्सिमम उसको स्टोर करो और करंट वैल्यू, करंट में जिस पे खड़ा हूँ उस वैल्यू से प्लस करके रिटर्न करो। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि हम यहाँ पर रिकर्जन कर रहे हैं
तो कई स्टेप्स रिपीट हो सकती है। मान लो मैं 10 पे हूँ, तो 10 पे कई पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो पहुंचेंगे, जो 10 को कॉल करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ से मिनिमम कौन है, तुम्हारे यहाँ से मैक्सिमम कौन है। तो मैं इसीलिए हैश मैप के अंदर करंट इंडेक्स के लिए, उस इंडेक्स के लिए वो मैक्सिमम को स्टोर कर लेता हूँ। तो जैसे अगर मेरे को कोई फिर से कॉल करेगा तो उसी को रिटर्न कर दिया इधर मैंने, और अगर नहीं है तो उस वैल्यू को फाइंड करो, हैश मैप में डालो और उसको रिटर्न कर दो। तो इससे हमारा जो मल्टीपल रिपीटिंग केस आएंगे ट्रैवर्सल के टाइम, वो भी कवर हो। तो वही यहाँ पर किया है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप दो या तीन स्टेप लो हर एक पोजीशन से। लेकिन मान लो आपको ये वाली वैल्यू है 1 और 3, तो ऐसा तो कोई भी पॉसिबल नहीं है ना कि मैं 3 को टच करूं, क्योंकि अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो सीधे 2 पे आएगा। 3 नहीं उसने देखा। और अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो भी ये 1 के साथ चेक नहीं कर रहा। मतलब जो हमारा जो टेस्टिंग चालू होगी वो 0th इंडेक्स और पहले इंडेक्स से चालू करनी पड़ेगी, वो 2 स्टेप 3 स्टेप वाली। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो जैसे आपने सीडी अभी चालू नहीं किया चला ना, तो वहां से 2 स्टेप लो और जो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 और 3 के, वो करो। फिर आपको पहला स्टेप चलना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ से जितने भी पॉसिबल 2 और 3 के स्टेप के कॉम्बिनेशन से उसको परफॉर्म करो। तभी जाके आप सारे के सारे पॉसिबल सम्स को कंपेयर, पॉसिबल जो स्टेप्स हैं उनको देख पाओ। इसीलिए मैंने इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि ये एडजेसेंट है और हमारा फंक्शन कभी भी एडजेसेंट को देखेगा ही नहीं। तो मुझे वो भी करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन नहीं देख रहा तो मैं इसको बाई फोर्स 0 बाई फोर्स 1 से स्टार्ट करता हूँ, और दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करूंगा। ये वाला क्वेश्चन मतलब तब तक समझ नहीं आएगा जब तक इसको फिजिकली करके नहीं देखूंगा। अगर फिजिकली करके देख लिया तभी ठीक। अगर किसी को ये वाले क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, काउंट ट्रिपलेट्स विच सम smaller than or equal to a given value. Smaller than count triplets with sum smaller than or equal to given value. तो हमें क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि गिवन अरे के लिए हमें ऐसे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं जिनका सम गिवन वैल्यू से बराबर हो या छोटा हो। तो इसमें जो हमारा एक प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शन था अपर बाउंड का, क्वेश्चन नंबर 0, उसको मैंने फिर से यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर यूज किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ट्रिपलेट फाइंड करना है जिनका सम इस अपर लिमिट से बराबर हो या छोटा हो। बराबर हो या छोटा हो तो मतलब मैं अगर उन इन तीनों को, जैसे -14 -4 1, अगर इन तीनों को प्लस करता हूँ तो इनका सम कितना आएगा, करीब -17, जो कि 2 से छोटा है इस केस के लिए। तो भाई ये वैलिड ट्रिपलेट हुआ ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपर लिमिट से अगर इन तीनों को माइनस किया तो अपर लिमिट हमेशा फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी या इक्वल, वो माइनस नहीं हो सकती। तो मैं उस एनालॉजी का यूज करते हुए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सॉर्ट कर देता हूँ। पहले तो अरे को मैं सॉर्ट कर देता हूँ ताकि छोटे एलिमेंट से बड़े तक जाए, ताकि मेरा जो सर्चिंग प्रोसेस है यहाँ पर अपर बाउंड ये काम कर पाए। तो मैं आई स्टार्ट करूंगा 0 से, लेकिन अरे की जो लेंथ है उसमें लास्ट 2 एलिमेंट को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा,
क्योंकि अगर मान लो मेरे को पहला एलिमेंट चुनना है और मैं फिर आई से लेफ्ट में ही देख सकता हूँ। जैसे अगर मैं -2 पे हूँ तो मैं राइट साइड में देखूंगा, और अगर 0 पे है तो भी मैं राइट साइड में देखूंगा। तो अगर मैं राइट साइड में देख रहा हूँ और मुझे ट्रिपलेट बनाने हैं, तो मेरे सामने कम से कम 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए ना। तो वो वहां पर जाके मैं अगर चेक करूंगा कि यहाँ से मेरे पास ट्रिपलेट बन रहा है क्या, तो वो तो वैलिड केस ही नहीं है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहला एलिमेंट फिक्स कर लिया, मान लो जैसे ये -2 है, मैंने इसको फिक्स कर लिया और जो अपर लिमिट है उससे माइनस कर दिया। तो अब मुझे इस ट्रिपलेट में से उन 2 एलिमेंट को फाइंड करना है जो ये ये जो डिफरेंस है इसको ओवरशूट ना करें। तो फिर मैं दूसरे एलिमेंट को फिक्स कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आई -2 है, तो जे 0 से स्टार्ट होगा, वही i+1, और लेंथ जो है अरे की उससे एक पहले ही रुक जाएगा। क्योंकि वही बात है, अगर मुझे अब मैंने ट्रिपलेट का पहला फिक्स कर दिया, तो अब मुझे उसके करस्पॉन्डिंग डबलेट फाइंड करना है। तो उस डबलेट पे जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट है वो तो होने ही चाहिए ना, तो इसीलिए -1 किया मैंने। तो फिर इस जे वैल्यू के मैंने करंट डिफरेंस निकाला। तो और अब इस डिफरेंस को मैं इस अरे के अंदर फाइंड करूंगा। तो अपर बाउंड हमारा वो बाइनेट मतलब हमने अपर बाउंड इसलिए यूज किया है कि मान लो जैसे इसी केस में था कि -14 4 1, तो इनका सम है अपना -17, लेकिन इस अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो वैलिड आंसर है, तो उसको कंसिडर करने के लिए मैंने अपर बाउंड का इस्तेमाल किया। अपर बाउंड क्या करेगा, इस डिफरेंस से जो नंबर स्ट्रिक्टली बड़ा होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मतलब जैसे अगर मेरा जे है जो वर्किंग इंडेक्स 0 पे है, और अभी तक का मेरा जैसे 2 में से -2 किया तो 4 -0 = 4, तो मैं 4 का अपर बाउंड निकालूंगा। 4 का अपर बाउंड आएगा 3 के पास, जो ये फोर्थ इंडेक्स आएगा ना, क्योंकि अरे का साइज मतलब अरे खत्म हो गई लेकिन अपर बाउंड नहीं मिला, तो वो फोर्थ इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मतलब 1 3, अगर मैंने ट्रिपलेट में -2 0 सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से मैं 1 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अपर बाउंड का यूज करके मैंने उन नंबर्स का काउंट निकाल लिया। वही चीज किया है, वैलिड नम्स काउंट, अपर बाउंड माइनस करंट वैल्यू -1, वो इंडेक्सेस को मैंने रेगुलेट करने के लिए। तो उससे मेरे को वो नंबर मिल जाएगा जो ये ट्रिपलेट बनाने के लिए सक्षम है। और ये काउंट अगर वैलिड नहीं है, जैसे मतलब जो अपर लिमिट है वो पहले ही रुक गई, जैसे छोटी है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना जो फिर ये जो जेथ डिफरेंस है इसको न्यूट्रलाइज कर पाए। माइनस करेंगे तो उससे कम हो या बड़ा हो, मतलब उससे कम हो या 0 दे, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब ये वैलिड काउंट कुछ माइनस में होगा या फिर जे के बराबर हो जाएगा, तब हम उसको कंसिडर नहीं करें। और अगर जो वैलिड नंबर्स का काउंट है वो बड़ा है 0 से, तब हम ट्रिपलेट्स का जो काउंट है उसको उससे बढ़ा देंगे। तो इसमें हम हैश मैप का इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें एक अपर लिमिट से इक्वल नहीं करना है, उससे छोटा ही रखना है। तो उसको कंसिडर करने के लिए मुझे सर्चिंग इस्तेमाल करनी थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो n² log n रहेगी। और अपर बाउंड को यूज करने के लिए मैंने सॉर्ट का यूज किया था, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना n log n है, तो टोटल अपना इस तरह से रहेगा। तो जो एक क्वेश्चन था जिसमें हमें
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, वो 4 एलिमेंट जिनका सम बराबर हो, जो अपना पीछे चला गया, ये वाला। तो पिछले जो हमने अभी क्वेश्चन किया ट्रिपलेट्स का, ये क्वेश्चन बढ़ा देता है अब उसको 4 एलिमेंट का पेयर कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने उसी प्रोसेस को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे एक और लूप बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे अब चौथा एलिमेंट भी ढूंढना है, चौथा एलिमेंट भी ढूंढना है। तो सेम चीज है, सर्चिंग भी वही चीज है, सर्चिंग हमारे सर्चिंग भी वही करना है, लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसमें एन टाइम्स का इंक्रीज होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर हैं, बस एक फॉर लूप के डिफरेंस से चीजें चेंज हो जा रही हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये हमारा टी अरे है और इसमें -2 0 1 3 है, और इसका जो अपर लिमिट है 2, कि मुझे ऐसे ट्रिपलेट फाइंड करने हैं जिनका सम 2 से छोटा या बराबर हो, तो उनका वैलिड काउंट है 3, -2 0 1 -2 0 3 और -2 1 3, तो 3 काउंट हो गया। और इस अरे के लिए अपना इस टारगेट के लिए अपर लिमिट के लिए 89 वैलिड काउंट। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। क्वेश्चन नंबर 13। अपन क्या करेंगे हिमांशु, आज तो ये इनको करने दो सारे क्वेश्चन सभी लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को। फिर कल दोपहर को जैसे इसका सेशन रहेगा मिहिर का, संडे को 11 बजे मिहिर का सेशन है, तो वो भी खत्म हो जाने दो। उसके बाद अपन संडे को रात को 8:30 बजे इस पर डाउट रिजोल्यूशन सेशन रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े टिपिकल और टफ लग रहे हैं। मतलब तो जो टाइम के साथ चलेगा और जो मतलब अपने साथ दौड़ेगा, वो मतलब रात को जो है संडे को रात को एक उसके लिए डाउट रिजोल्यूशन रहेगा, जो कि क्वेश्चन के डाउट पूछ पाएगा सर्च एंड सॉर्ट के। उसके बाद अपन आगे लिंक लिस्ट पे बढ़ेंगे। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 13, मर्ज टू सॉर्टेड अरे इन प्लेस। हमें 2 सॉर्टेड अरे दी रहेंगी, इनको मर्ज करना है उन इन प्लेस। तो जैसे एग्जांपल है ये 2 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9, इनको इन प्लेस मर्ज करना है। इन प्लेस का मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा डिक्लेयर नहीं करना, और इनको ऐसे फिल करना है मानो कि मैंने इनको मर्ज कर दिया प्रॉपरली। मतलब अगर ये ऐसा अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हमें मर्ज करना है इन प्लेस, तो इसकी 2 केसेस होते हैं, या तो अरे स्प्लिट हो या तो अरे एक हो। और हमारा जो पहला अरे है वो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है इस केस में, और जो दूसरा अरे है वो इंडेक्स 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद अपना अरे इस तरह से हो जाएगा। मतलब वही चीज है ऊपर वाले की तरह, बस यहाँ पर दोनों अरे सेपरेट हैं और यहाँ पर अरे एक ही जगह दी हुई है। तो जब अरे एक ही जगह दी हुई है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि एक इंडेक्स यहाँ पर रखेंगे 0 पे, और दूसरा इंडेक्स यहाँ पर रखेंगे। और अगर जे वाली वैल्यू आई से बड़ी है, तो जे को इंसर्ट कर देंगे पहली अरे में। मतलब इंसर्शन शॉर्ट का जो हमने इंसर्शन सेक्शन है वही अप्लाई करना है। तो मैंने वही किया, गिवन आई और जे से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जे जो है वो लेंथ मतलब अरे की लेंथ से छोटा होना चाहिए। अगर ith वैल्यू जे से बड़ी है, मान लो जैसे I2 हो गया और मेरा जे अभी भी 1 है, तो देखता हूँ आई पे जो वैल्यू है 2 वो 1 से बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ 1 को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और जो बाकी ये वाला जो चीज है 2 4 6 8, इसको मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ।
तभी ना यहाँ 1 आ पाएगा ना, 0 के बाद 1 तभी आएगा जब ये वाला सेक्शन राइट में शिफ्ट होगा। तो मैंने इंसर्शन किया, तो वही चीज़ है मैंने यहाँ पर किया कि मैंने उस अगर वो वैल्यू आई पे बड़ी है जैसे, तो मैंने इंसर्ट करने के लिए ये प्रोसेस किया। लेकिन जब मैंने इंसर्ट कर दिया तो अब उसको रिमूव भी करना था। मैंने जब 1 को यहाँ इंसर्ट कर दिया तो 1 को यहाँ से रिमूव भी करना है। तो मैं रिमूव के लिए तो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए अरे स्लाइसिंग का यूज़ किया। मैं यहाँ एक्स्ट्रा अलोकेशन तो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर रहा हूँ, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है ये। और जब मैंने उसको इंसर्ट कर दिया तभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए अब चेक करूंगा। जब इंसर्ट कर दिया तभी मैं आई को बढ़ा के 4 पे लाऊंगा, वो प्लस किया। और अगर ऐसा कोई केस नहीं होता तो मैं सिंपली अगले एलिमेंट के लिए चेक करूंगा दूसरे अरे में। तो मान लो जैसे यहाँ पर J0 I1 इज ग्रेटर, नहीं तो यहाँ पर हम अगला इंडेक्स आएगा 2 1 से कंपेयर होगा। ऐसा अगर देखते हैं कि 2 1 से बड़ा है तो 1 को यहाँ पर इंसर्ट करेगा वो, और ये वाला जो सेक्शन है इसको राइट में एक शिफ्ट कर लेगा। इंसर्शन सॉर्ट ही चल रहा है इधर। तो इन प्लेस मर्जिंग ऑफ 1 अरे इस तरह से होता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट अरे हैं, अरे 1 अरे 2, और इनको मर्ज कर, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक इंडेक्स आई जो पहले अरे पे चलेगा, जेथ इंडेक्स जो दूसरे अरे पे चलेगा। देखता है कि अगर पहले अरे का जो ith एलिमेंट है वो दूसरे अरे के जेथ एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं उनको स्वैप कर दूंगा, और फिर जो सेकंड है उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा। तो मतलब जैसे यहाँ 2 यहाँ 0 1 कंपेरिजन होता है, 0 1 से बड़ा है नहीं, तो आई बढ़ के 2 पे आएगा। 2 1 से बड़ा है हाँ, तो 1 को 2 की जगह स्वैप कर देगा, और फिर ये वाली जो अरे है इसको सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्ट करने से हमें ये फायदा होता है कि अगर यहाँ पर स्वैप करने के बाद कोई बड़ा एलिमेंट भी आता है ना, सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर फिर इस अरे के लिए सबसे छोटा एलिमेंट फ्रंट पे आ जाएगा, तो ये हर एक स्टेप पे सॉर्टेड रहेगी। तो हमने यहाँ सारा इंसर्शन करने के बाद लास्ट स्टेप पे भी हम देखते हैं कि हमारा सॉर्टेड रहेगा। तो वही है, 0th इंडेक्स में मैंने स्वैप किया, सेकंड अरे को सॉर्ट कर दिया, और मैं नेक्स्ट पे मूव कर गया अरे 1 पे। ये मतलब जो ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वाला इजी है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी तरह रहेगा। लेकिन जो दूसरा मेथड है, अगर ये वाला इसके अंदर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m×n की ओर जाती है। ये वाला इजी पड़ता है, इसे इसीलिए बड़ा बताया। तो यही दो केसेस है अपने पास, पहला अरे हमारा P1, दूसरा अरे P2। और अगर इन प्लेस इंटरनली करना है तो इस अरे में होगा पहला इंडेक्स है 0 और दूसरा इंडेक्स है 5, इन दोनों को मर्ज करना है। तो हमारा रिजल्ट ऐसे आएगा, इन प्लेस इंटरनली, इन प्लेस एक्सटर्नली, तो रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे। तो अब कुछ डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट ऑल सब अरेज विथ सम 0। मतलब हमें सबसेट रिटर्न करना है एक अरे का जिसका टोटल सम 0। तो इसका भी मैंने रिकर्जन ही प्रोसेस किया है। रिकर्जन इसलिए क्योंकि अब मुझे अब सबसेट बनाना है इस गिवन अरे में से। मतलब सब अरे बनाना है इस अरे का। तो मैं
अगर अरे का साइज है इसमें मतलब रिकर्सिव सिलेक्शन कर सकता हूँ। मैंने 2 को सिलेक्ट किया तो मैं -5 को सिलेक्ट करूंगा, -3 को सिलेक्ट करता हूँ, -2 का सिलेक्ट करता हूँ, तब देखता हूँ इस अरे का इस सब अरे का सम कितना हुआ, 0। तो ठीक है, इसको रिजल्ट में पुश कर दो। अगर मान लो मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ, -5 को सिलेक्ट करता हूँ, इस सब अरे का सम कितना हुआ, -2, तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा। तो इस तरह से अपने को जाना है, और ये रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, अरे पास करूंगा और दूसरा अरे चेक। चेक का ये यूज रहेगा कि भाई मैंने कौन से को सिलेक्ट किया, मैं रिकर्सिवली सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो पता होना चाहिए कि मैंने किसको सिलेक्ट किया। तो उसका इस्तेमाल उसका उसको इसलिए चेक का मैंने यहाँ पर यूज किया। और अब तक के सिलेक्शन का सम कितना है उसको स्टोर करो, और मेरा वर्किंग इंडेक्स क्या है वो रहेगा। अगर मेरा करंट सम 0 है तो मतलब एक पेयर फाइंड हो गया, पेयर फाइंड हो गया। तो पेयर फाइंड हो गया, अब मुझे पेयर नहीं, सॉरी, मतलब मेरा सब अरे फाइंड हो गया। तो अब सब अरे में से जितने भी सिलेक्टेड है चेक के अंदर वो भरा रहेगा कि भाई ये सिलेक्टेड है। तो अगर चेक 1 है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्टेड है, तो इस रिटर्न में स्टोर इसमें अपेंड कर दो और फाइनली उसको प्रिंट कर दो। अगर रिटर्न का साइज 0 नहीं है तब तब उसको प्रिंट कर दो। और अगर सम नहीं है, सम अगर 0 नहीं है, तो क्या करो, इंडेक्स से अरे की लेंथ तक इटरेट करो, और ith जो हमारा वैल्यू ith एलिमेंट है अरे पे, उसको मानो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब तुम सर्च करो अपने स्पेस ट्री में अगले इंडेक्स से, और जो करंट सम है वो अपडेट हो जाएगा। और फिर मैंने सिलेक्ट किया है तो डीसिलेक्ट करना होगा। तो ये मतलब बैक ट्रैकिंग का इम्प्लीमेंटेशन है कि भाई तुम डेप्थ एक मतलब डेप्थ में जाओ, फिर वहां से बैक ट्रैक करो, और अगर उस नोड से दूसरा स्पेस अगर दूसरा स्टेट आता है तब वहां चले जाओ। तो मतलब अगर ये बहुत ही जनरल बैक ट्रैकिंग का इम्प्लीमेंटेशन है, तो अगर जब तक आपको बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक इसको समझना तो मुश्किल है। लेकिन अगर बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें यहाँ पर हमने सिर्फ एक जनरल इम्प्लीमेंटेशन किया है कि इस करंट एलिमेंट को सिलेक्ट करो, करंट सम को अपडेट कर दो, और तुम i+1 से ढूंढो कि तुम्हारे यहाँ पर किसने 0 दिया, ठीक। और अगर सम 0 आता है तो तुम रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट नहीं सॉरी रिटर्न के अंदर अपेंड करते जाओ, जो जो सिलेक्टेड है उसको प्रिंट कर। तो वही चीज़ है, मैं एक अरे लेता हूँ 2 3 -5 ये वाली अरे, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग चेक अरे बनाता हूँ कि भाई कौन कौन से सिलेक्टेड है। तो अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है, तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस तो सब 0 रहे। तो मैं इस फंक्शन के डेप्थ फर्स्ट सर्च में डेप्थ में पास करता हूँ, करंट सम इज 0, वर्किंग इंडेक्स इज 0, 2 से स्टार्ट करूँगा। तो फिर जब ये अपने स्पेस ट्री को ट्रैवर्स करेगा तो जिन जिन के लिए सम 0 आ रहा है, 2 3 -5 ये वाला पेयर, फिर ये मतलब ये वाला सब अरे, फिर ये वाला, उनको प्रिंट करके जाएगा। तो इसका रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ही है ये, इसमें ज़्यादा उतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। हिमांशु, यस। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मतलब वो चेक जो कर रहा है वो पिछले इंडेक्सेस को भी कंसीडर करेगा क्या? जैसे यहाँ नहीं, जैसे क्या बात हो रही है ना कि मैं किया 2 से हाँ पूरा 3 और -5 में उसको 1 मिल गया, ठीक है। उसके हम्म बाद जब वो टू वाले सारे कॉम्बिनेशन, 2 से स्टार्ट होने वाले सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेगा, हम्म उसके बाद जब वो 3 पे आ रहा है, हम्म कॉम्बिनेशन चेक कर रहा है, तो क्या वो पीछे वाले 2 को भी कंसिडर करते हुए चल रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट नहीं कर नहीं नहीं, वो वर्किंग इंडेक्स से राइट में ही देखेगा।
राइट तो में जैसे हाँ, लिखेगा तो ना? जैसे जीरो पहले चालू हुआ ना, तो जीरो से अरे के लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, तो पहला स्टार्ट हुआ 2 से, अगला स्टार्ट होगा 3 से, लेकिन 3 अब अपने लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट है उनको देखेगा भी, अब वो आगे ही देखेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जैसे अगर आपको एबीसी का भी परम्यूटेशन लिखना है ना पेपर पे, एबीसी परम्यूटेशन लिखना है, तो आप एक एक करके स्वैप करोगे, ए को सी से करोगे, फिर ए को बी से करोगे, फिर ए के साथ सब हो गया, तो आप बी को सी से करो। मतलब यहाँ पर मैं लिख के ही बता देता हूँ, जैसे ए बी सी के मुझे सारे परम्यूटेशंस लिखने हैं, तो मैं ए को सी से करूंगा, सी बी ए, फिर मैं ए को बी से करूंगा, बी ए सी। ठीक, तो मैंने ए के साथ सबको कर लिया, तो अब मैं बी के साथ सी को स्वैप करके देखूंगा, तो ए सी बी, मतलब इस तरह से काम कर रहा है। पहले से स्टार्ट होगा, फिर दूसरे से स्टार्ट होगा, और अगर दूसरे से स्टार्ट हो रहा है तो अपने पीछे वाले एलिमेंट्स को देखेगा भी। बैक ट्रैकिंग का मतलब यही कंसेप्ट रहता है। अच्छा ओके, थैंक यू। सब ठीक। अपना जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोडक्ट अरे पजल, कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट अरे सच दैट पी आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसे इंडेक्स 0 पे 1 है, इंडेक्स 0 पे 1 है, तो यहाँ पर मतलब इंडेक्स 0 पे 1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाकी जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5 इनका प्रोडक्ट है। सेकेंड मतलब फिर इंडेक्स 1 पे 2 है, तो यहाँ पर क्या है, बाकी सबका प्रोडक्ट है मेरे को छोड़ के। यहाँ पर इंडेक्स 2 पे 3 सबका प्रोडक्ट है मुझे छोड़ के। वही लास्ट में 5 मुझे छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, उस प्रोडक्ट को लिखना है, तो हमें ये वाली अरे रिटर्न कर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या तो आप जाके ब्रूट फोर्स करो एन स्क्वायर में, या फिर इसका एक ट्रिक कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट अरे इनिशियलाइज करी जिसको रिटर्न करना है, इसमें आप सारे 1 भर दो, सारे 1 भर दो। तो अब इसको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ये रहेगा कि स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, क्योंकि मुझे इंडेक्स 0 पे प्रोडक्ट लिखना है बाकी सबका, तो मैं इंडेक्स 1 से चालू करता हूँ और सभी का प्रोडक्ट अरे के 0th एलिमेंट पे लिख देता हूँ। तो हमारा आ गया 120, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ उसका प्रोडक्ट लिख दिया। अब मैं प्रोडक्ट अरे पे इटरेट करूंगा। अब मुझे इंडेक्स 1 के लिए, जहाँ पर 2 लिखा है, इंडेक्स 1 के लिए मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट मुझे छोड़ के बाकी सब। तो भाई मेरे पीछे किसका प्रोडक्ट रखा है, मेरे पीछे प्रोडक्ट है उसको छोड़ के सबका, जिसमें मैं भी आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, भाई पिछला जो प्रोडक्ट है उसमें मुझे डिवाइड कर दो, और जो पिछला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैंने वही चीज़ की, 2 को 120 को 2 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ रिजल्ट लिख दिया 60। अब मुझे 3 का निकालना है, ये इंडेक्स 2 पे 3 का निकालना है। तब 3 क्या करेगा कि भाई पिछला वाला जो है वो तो सबका प्रोडक्ट है ना मेरे पिछले वाले एलिमेंट को छोड़ के। मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं अपने आप को हटा लेता हूँ, 60 डिवाइड 3 20, और पिछले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज 40। ऐसे ही करते 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 मैं लास्ट एलिमेंट तक जाऊँ, तो ये ऑर्डर ऑफ 2n में अपना खत्म होता है। इसमें मतलब ऑन पेपर क्या मतलब, ये तो बहुत इजी कैटेगरी में आता है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस चीज का पूछ रहा है, तभी ये ध्यान में आएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। अगर इसको और इजी बनाए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, जो प्रोडक्ट एरे है अपना,
हम्म तो पहले इनिशियलाइज करे 1 से, सिर्फ सिंगल एलिमेंट 1, हम्म और उसमें मतलब जितने एलिमेंट्स हैं हम्म उनकी वैल्यू डाल दे कि जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसकी इक्वल हम्म इटरेटिवली जिस पोजीशन के लिए अपने को निकालना है उस हम्म पोजीशन की वैल्यू से डिवाइड करते जाएं। हाँ, वो भी है, जैसे लेकिन हम 120 अपने को वो तो सिर्फ डिवीजन में मदद करेगा ना, वो जैसे अपना एक तो 5 इधर पूरे। आ गया, उससे 120 अपने को मिल जाएगा। अपन तो 5 पोजीशंस पे 120 का एक एरे बना लिया, हम्म और उसके बाद मैं सिंगल वो आई की वैल्यू इटरेट कराते हुए चेक कर लूंगा कि सेकंड, जैसे सेकंड पोजीशन 2 की पोजीशन है, तो 2 की पोजीशन पे बस उस डेटा जो 120 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली वो बचा हुआ तो बाकी सबका प्रोडक्ट रहेगा ना। बात एकदम सही है, तो बस नंबर का खेल है इसमें कि इसको कहाँ पर रख रहे हो। थैंक यू। हम्म सो क्वेश्चन नंबर 16, sort array according to the count of set bits और sort according to the number of ones। मतलब अब हमारे पीसी में तो नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं ना, तो उन बाइनरी में जितने वंस है उसके हिसाब से तुम अरे को सॉर्ट करो। और अगर कुछ नंबर है जैसे 4 और 2, इनके जो सेट बिट है उनका काउंट होता है 1 दोनों में, तो अब इनमें से जो छोटा है उसको पहले रखो, तो 2 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। तो हमें इस तरह से सॉर्ट करना है। तो उसमें हम नंबर ऑफ सेट बिट को काउंट करने के लिए सिर्फ बिट मैनिपुलेशन का यूज कर रहे हैं, बिट मैनिपुलेशन का। इसको हम ब्रेन एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। ये है ना हिमांशु, अभी थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कोई एग्जांपल है तो नंबर से बताओ थोड़ा है तो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिए है, अब हमें नंबर ऑफ सेट बिट के रिस्पेक्ट में सॉर्ट करना। तो देख सकते हैं कि जैसे 3 3 3 एंड 4, 3 में कितने सेट बिट होंगे? 2 होंगे। इसका बाइनरी फॉर्म कितना होगा? 0 1 1। इसके सेट बिट है 2 और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 0। इसके सेट बिट है 1। तो 4 ऑब्वियसली 3 से पहले आना चाहिए, वही चीज किया। लेकिन 3 में नंबर ऑफ सेट बिट है 2 और 8 में कितने हैं 1, तो इसलिए 8 3 से भी पहले आएगा। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, एक नंबर के कितने सेट बिट हैं उसके रिस्पेक्ट में वो अरे को सॉर्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सेट बिट को काउंट करने का ही मेन फंडा है इधर। तो उसको काउंट करने के लिए हम बिट मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। और इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जैसे कोई नंबर है उसमें अगर आप 1 माइनस करोगे तो पहली जो मतलब राइट मोस्ट सेट बिट होगी, जैसे अगर मान लो अगर कोई है नंबर है ये, अगर इसमें से मैं 1 माइनस करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो राइट मोस्ट जो सेट बिट है ना वो 0 हो जाएगी, और उसके पीछे के जितने भी नंबर है वो 1 हो जाएंगे। मतलब अगर ये नंबर होता और अगर इसमें से मैं 1 माइनस करता तो ये चेंज होके ऐसे हो जाता। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन दो को एंड ऑपरेशन में पास करूँ। तो एंड ऑपरेशन में पास करने के बाद अपना कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने पहला सेट बिट को काउंट कर लिया, ठीक, और नंबर उस हिसाब से अपडेट हो गया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसमें -1 किया तो इसका आएगा अपना ये -1 करने के बाद। अब इन दोनों को एंड करेंगे तो अपने पास आएगा 1 0 0 ये। अब फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे और इसका एंड करेंगे, तो हम नंबर ऑफ इटरेशन काउंट कर लेंगे।
कि भाई 0 आने के लिए मैंने कितनी बार किया, उतनी सेट बिट हो जाएंगी। यही है ब्रेन एल्गोरिथम, और उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ सेट बिट रिटर्न कर दे रहा है। वही चीज है, नंबर इक्वल्स टू नंबर एंड ऑपरेशन n-1, और अगर 0 नहीं है तो +1 करते जाओ, नंबर ऑफ सेट बिट को रिटर्न कर देगा। तब मुझे एक पर्टिकुलर नंबर के लिए सेट बिट का काउंट लेना तो समझ आ गया, तो अब मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए तो मैं कोई भी एल्गोरिथम ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मर्ज सॉर्ट किया है, मर्ज सॉर्ट, और कंपैरिजन मैंने वही गिवन गिव सेट काउंट मैं उस नंबर को पास किया। अगर उसका नंबर ऑफ काउंट सेट बिट का बड़ा है तो उस तरीके से आप प्रोसीड करते जाओ। और अगर सेट बिट इक्वल है तो आप नंबर के जो वैल्यू, जो फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से आप कंपैरिजन पे प्रोसीड करो। और जब ये रिकर्सिवली कॉल करके आपको लेफ्ट सॉर्टेड हिस्सा और राइट सॉर्टेड हिस्सा देगा, आपको सिर्फ उन दोनों को मर्ज करना। तो पाइथन में मर्जिंग तो इजी पड़ती है, इसीलिए आपको यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। तो बैकबोन हमारा सिर्फ वही है, मर्ज सॉर्ट ही करना है। बस जो हमारा कंपैरिजन प्रोसेस है कि भाई हम कौन से पैरामीटर पे नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसको चेंज करना है। तो नॉर्मल जो मर्ज सॉर्ट होता है उसमें हम नंबर की फेस वैल्यू देखते हैं, लेकिन इसमें हमें नंबर के सेट बिट को देखना है, तो वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, उस हिसाब से हम मर्ज सॉर्ट करेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 1 2 4 8 इन सब में 1 होता है तो पहले ही आएंगे, 3 5 इसमें 2 होते हैं, ऐसे करते करते 7 में 3 होता है तो लास्ट में। तो इस तरह से हमने सॉर्ट किया इसको। क्वेश्चन नंबर 17, minimum number of swaps required to sort the array। मतलब एक अरे गिवन है 6 5 4 1 2 3, इसको आपको सॉर्ट करने में, अगर आप मान लो ये अरे गिवन है और आपको एक ही फंक्शन दिया है स्वैप करने का, 2 नंबर को स्वैप कर सकते हो, तो इस अरे को सॉर्ट करके बताओ इसी स्वैप मेथड से। और अगर सॉर्ट कर रहे हो तो वो मिनिमम नंबर बताओ जिसमें ये अरे सॉर्ट हो जा रहा है। हमारे पास मतलब सिर्फ स्वैप ऑपरेशन है, और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन में इसको सॉर्ट करके बताओ। मतलब वो काउंट रिटर्न करना है, सॉर्ट करके नहीं बताना है, काउंट रिटर्न करना है। तो इसके लिए मतलब जैसे देख सकते हैं यहाँ, जैसे अगर मेरा पहला एलिमेंट है 6, तो 6 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा, सबसे बड़ा है। और मेरा जो सॉर्ट करूंगा मैं सारे को, तो पहले तो सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए ना, छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं 6 को या तो 5 से स्वैप कर सकता हूँ, या तो 4 से कर सकता हूँ, या तो 1 से कर सकता हूँ, या 2 से कर सकता हूँ, या 3 से कर सकता हूँ। फिर अब मान लो अगर 6 को मैंने 5 से कर दिया, तो मैं 5 पे चेक करूंगा, मतलब पहले ही इंडेक्स पे चेक करूंगा कि मैं 5 को किससे किससे स्वैप कर सकता हूँ। मतलब जैसे अगर मैं 5 और 6 को स्वैप कर दिया तो मेरी अरे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अब मैं 5 से देखता हूँ मैं ये इस अरे में किसको स्वैप कर सकता हूँ। 6 को नहीं कर सकता क्योंकि ये तो ऑर्डर्ड है। 5 को मैं 4 से कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं 4 के साथ कर दिया, तो 6 5 1 2 3। तो अब मैं 4 को किसके साथ स्वैप कर सकता हूँ? 6 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 1 के साथ हाँ कर सकता हूँ। 1 6 5 4 2 3। तो अब मैं 1 को किसी के साथ स्वैप कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो अब मैं 6 से स्टार्ट करूँ, 6 से देखना स्टार्ट करूँ। तो मेरे जो अब जो
करंट ऑपरेशंस होगी वो यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक तरह से कई कई पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहा हूँ। तो हम पॉसिबिलिटीज को डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू निकाल सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए तो मैं जैसे अगर अरे का जो वर्किंग मतलब अगर मेरा करंट वर्किंग इंडेक्स है, अगर वो लास्ट एलिमेंट पे आ गया, लास्ट एलिमेंट पे, तो रिटर्न कर दो। मान लो जैसे अगर वर्किंग इंडेक्स 3 पे आ गया, तो भाई मैं यहाँ से तो अब किसी को स्वैप नहीं कर सकता ना जो मेरे आगे है। मैं उनमें आगे तो कहीं अब किसी से स्वैप नहीं कर सकता, तो रिटर्न कर दो नंबर ऑफ स्वैप्स, जो कि 0 है, क्यों मैं किसी को नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन अगर मैं मेरा वर्किंग इंडेक्स वैलिड है, तब मैं वर्किंग इंडेक्स से अरे की लेंथ तक इटरेट करूंगा और मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा कि भाई अगर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आई से बड़ी है, तो मैं इनको स्वैप कर देता हूँ और इसको स्वैप करने के बाद जो नया स्टेट आता है वहां से ट्रैवर्स करने के लिए मैं इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, उसी इंडेक्स से, उसी वर्किंग इंडेक्स। लेकिन अब मैंने एक स्वैप कर दिया, तो मैं +1 करूंगा कि जो इसमें से रिटर्न होगा उसमें एक +1 कर दूंगा। और मैं देखता हूँ कि अभी तक का जो मिनिमम है उसमें अभी तक का जो मिनिमम है ये रिटर्न से बड़ा है, तो रिटर्न को स्टोर करो और फिर इसको वापस से स्वैप कर दो। मतलब बैक ट्रैकिंग दिख रही है ना, एक पहला स्वैप, रिकर्सिव कॉल, दूसरा स्वैप, फिर अगले इटरेशन पे जाएगा, पहला स्वैप, फिर से कॉल, दूसरा कॉल। लेकिन अगर मान लीजिए पहले एलिमेंट के लिए मैं किसी को स्वैप नहीं कर सकता, मैंने जैसे एक केस बनाया था ना, जैसे 2 4 5 6 2 3, तो मैं 1 को अब किसी के साथ स्वैप नहीं कर सकता, किसी के साथ स्वैप नहीं करूंगा, तो मेरी ये वाली केस कभी भी नहीं आएगी। अगर ये वाली केस नहीं आएगी तो मेरा कभी भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, तो नॉट अपडेटेड ट्रू रहेगा। तो अगर कहीं पर भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसके साथ मैं स्वैप हो सकता हूँ, तो आप तो यहाँ से देखना स्टार्ट करो अगले इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स +1। फिर वो वहां से जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉर्ट कर देता है उसको रिटर्न करेगा। तो इस रिकर्सिव कॉल के बाद जो अगर अपडेट्स मिल सकते हैं तो उस करंट मिनिमम को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर अपडेट नहीं मिलता है तो भाई मेरे इस वर्किंग इंडेक्स से +1 पे जाओ और वहां से ढूंढो कि तुम्हारे यहाँ पर कौन है जो मिनिमम शॉप्स में सर्च कर मिनिमम शॉप में सॉर्ट करके देता है, उसका वैल्यू मुझे रिटर्न, और उसको मैं खुद रिटर्न कर दूंगा जिसने मुझे कॉल किया। ठीक, अगर इसका स्टेट स्पेस ट्री समझ आ गया तो बाकी तो क्वेश्चन सिर्फ लिखने पर। तो इस गिवन अरे के लिए इसको सॉर्ट करने के लिए मिनिमम स्वैप्स 4 है जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च ने इसने फाइंड की। लेकिन हम यहाँ पर प्रीवियस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो हम पहले कर रहे थे डेप्थ फर्स्ट सर्च में। हम एक हैश मैप बना दे रहे थे और उसमें रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे थे, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्वैप करने के बाद चीजें बदल जा रही हैं। अगर मैं 6 को 4 से स्वैप कर देता हूँ तो मेरा पूरा अरे चेंज हो गया। मैं इसको कहीं रिकॉर्ड भी करूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यूनिक हो रहा है बार बार, इसीलिए चीजों को रिकॉर्ड करने का उतना जरूरत नहीं। और अगर मैं रिकॉर्ड करना भी चाहूंगा तो मुझे पूरी अरे को स्टोर करना पड़ेगा, तो वो मेमोरी वाइज ज्यादा आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई मैप का हैश मैप यूज नहीं किया
और सिंपल रिकर्सिव कॉल से मैंने डेफ को सर्च किया है स्टेट स्पेस ट्रेन, और जो मिनिमम नंबर स्वैप्स है उसको रिटर्न कर दिया। फिर अपना क्वेश्चन 18 है, Bishu and soldiers. You are given an array with the list of powers of soldier and you are given a power. Return the sum of all powers of those soldier which you can beat. जैसे मान लीजिए आपको ये सोल्जर्स दिए 1 2 2 4 4, इनकी रिस्पेक्टिव पावर है, मतलब आपको 10 सोल्जर्स दिए हैं और उनका रिस्पेक्टिव पावर है इस अरे में दिया हुआ है। इस केस के लिए प्लेयर की पावर है 5, तो मैं 5 पावर से उस सोल्जर को डिफीट कर सकता हूँ जिसकी पावर है 1, उसको कर सकता हूँ जिसका 2, ऐसे करते करते मैं 4 तक को डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन 6 को मैं नहीं कर सकता। तो अभी तक मैंने जितनों को डिफीट किया है उनका मुझे सम रिटर्न करना, अभी तक का मैंने जितनों को डिफीट किया उसका सम रिटर्न करना। तो मैं उसी प्रोसेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वो की हो गया ना, सम लेस देन गिवन नंबर वाला क्वेश्चन हो गया ना ये। हाँ जैसे अगर 5 है तो 5 वही चीज। 2 को भी साथ में डिफीट कर सकता है, हम्म। तो मतलब सम लेस देन गिवन नंबर हमको माइंड में रखना है ना। मान लो अगर यहाँ पर 5 हो जाता तो मैं 5 को 5 से डिफीट कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी काउंट करूंगा। तो लेस देन एंड इक्वल। हाँ वही चीज, मतलब सम वाला ही क्वेश्चन है, बस इसका टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मुझे अरे मिलेगी उसको तो सबसे पहले सॉर्ट कर देता हूँ, ताकि मैं अब क्योंकि देख रहा हूँ ना कि यहाँ अपर बाउंड का यूज हो सकता है। इस नंबर के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर कौन है, 6, तो इस 6 से जितने भी नंबर है उनको मैं हरा सकता हूँ, तो उनका सम ही रिटर्न करना है ना। तो अपर बाउंड का कुछ दिख रहा है इधर, तो मैंने अरे को सॉर्ट कर दिया और मैंने जो अपर बाउंड फंक्शन था उसको डिफाइन कर दिया, मतलब प्रीवियसली जो मैंने लिखा था उस। और फिर एक दूसरा अरे इनिशियलाइज करता हूँ जिसमें जैसे अगर यहाँ पर है 1 तो यहाँ 1, 2 के लिए 3, यहाँ पर होगा 3 + 2 5, मतलब मुझे और मेरे से जो पीछे एलिमेंट है उन सब का सम मैं स्टोर करूंगा। ठीक, 1 स्टोर करेगा 1 क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है, और +1 1, 2 2 के पीछे है 1 और करंट वैल्यू है 2, तो यहाँ 3 स्टोर होगा। इसके लिए यहाँ पर 3 + 2 5, ऐसे करते करते मैं इस अरे में सम्स को स्टोर करूँ। तो ये एक रेंज सम जैसा मैंने डिक्लेयर किया है, रेंज सम। तो बस मैं उस पास्ट वैल्यू का अपर बाउंड फाइंड करता हूँ पावर्स में, और अपर बाउंड फाइंड हो गया तो उससे एक छोटा, जैसे 5 का अपर बाउंड 6 आएगा, तो 6 से एक इंडेक्स में पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये अरे में मैं डिफीट कर सकता हूँ किसी को भी, तो इन सब का सम मुझे रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए रेंज सम में उन सब का सम लिखा हुआ है, तो मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर रहेगा 1 3 5, यहाँ 9 13 17, ऐसे ऐसे जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर आता है जैसे इन केस 23 लिख दिया, ठीक है। ठीक, तो 5 का अपर बाउंड है यहाँ पे इस इंडेक्स पे, और इस इंडेक्स से एक पीछे जाओ तो उस पे सम आ रहा है 23, तो उसी को रिटर्न कर दो, ऐसा है। इसमें मंशु मतलब आपने एक, हाँ इसको खत्म करिए पहले, हाँ इसको खत्म करिए। तो बेसिकली इसमें 2 टर्म्स है,
एक रेंज सम वाला, रेंज सम ये एक टर्मिनोलॉजी हो जाती है, पर्टिकुलर रेंज के लिए सम क्या है। फिर हमारा जो अपर बाउंड है, ये बाइनरी सर्चिंग वाला हिस्सा, ये इन्हीं दो का यूज हो, और उस हिसाब से हम रिजल्ट को रिटर्न करते। सो दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन आपने बीच में छोड़ा था, वो अभी लेना चाहेंगे कि बाद में लेंगे? सो ले लिया। एक बीच में क्वेश्चन छोड़ा था ना वो तुमने कि स्किप कर रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, ले लिया ना वो तो वो अभी करेंगे कि बाद में करना ये चाहोगे? क्वाड, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स वाला जो नंबर, ये वाला ये नहीं, एक आपने बोला था कोऑर्डिनेट्स वाला, तो मेरा ख्याल है समझा दिया था आपने। सर एक वही और छोड़ा था कि अपन बाद में लेंगे, किसी को ध्यान है वो नंबर? एक क्वेश्चन हिमांशु ने छोड़ा था अभी। सर यही क्वेश्चन नंबर 10 ही छोड़ा था। वो इसलिए छोड़ा था कि क्योंकि इसमें 4 नंबर का सम निकालना है, हाँ और यहाँ पर 3 नंबर का सम निकालना है। हाँ तो जो 4 नंबर का सम निकालना है ना, तो प्रॉब्लम का सबसेट है ये 3, और 3 का सबसेट है दो वाला डबलेट्स जिनका सम पर्टिकुलर वैल्यू है, वो क्वेश्चन ट्रिपलेट्स जिसका पर्टिकुलर वैल्यू है उसका सबसेट है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये जो क्वेश्चन ठीक। नंबर 12 है, इसमें हाँ। जो राइट का स्टेटमेंट है, अरे इसका ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ये सिंटेक्स इसका? कहाँ पर? ये जो अपर राइट बाउंड, का हाँ स्टेटमेंट है ना, ये वाला। ऊपर वाला, लेफ्ट के जो नीचे लिखा है स्टेटमेंट डेफ फंक्शन के अंदर। राइट इज इक्वल टू, ये वाला। राइट इज इक्वल्स टू array डॉट अंडरस्कोर len अंडरस्कोर बेसिस। हाँ वो वाला। अच्छा ये, हाँ, तो लेंथ बस है ना अरे की। मत हाँ, अरे की लेंथ निकाली ये, अरे इसका तो मतलब वो इंटरनल होता है ना वो एट्रीब्यूट्स, ओके तो ओके ओके। वही सेम चीज है। ठीक है, थैंक यू। मतलब एक ही फंक्शन के दो नाम। वो अगर Okay. अपन लेन लगाते हैं तो फंक्शन एज अ फंक्शन यूज होता है, अगर डॉट अंडरस्कोर लेन करते हैं तो वो हाँ, एज तो अ। वो एट्रीब्यूट में चला जाए, वो एट्रीब्यूट्स में आता है। ओके, थैंक यू। तो मतलब मैं जो बता रहा था कि एक क्वेश्चन आता है, पेयर सम इक्वल टू गिवन, फिर आता है ट्रिपलेट्स सम इक्वल्स टू गिवन, फिर क्वाडलेट्स सम इक्वल्स टू गिवन। तो मतलब क्वाडलेट्स का सबसेट है ट्रिपलेट्स का, और ट्रिपलेट्स का सबसेट है पेयर वाला। तो इसीलिए मैंने पहले ट्रिपलेट्स को समझाया था, फिर क्वाडलेट्स पे।